प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए आज हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन सामग्री प्रयोग कर रहे हैं। यह सामग्री व्यावसायिक सांख्यिकी से संबंधित है। व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जो व्यापार उद्योग प्रबंधन में सही निर्णय लेने में मदद प्रदान करती है। व्यावसायिक सांख्यिकी का वर्गीकरण, इसमें वर्णनात्मक, अनुमान लगाने वाली सांख्यिकी, सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी शामिल होती है। सांख्यिकी एकवचन और बहुवचन के रूप में होती है। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में आंकड़े और एकवचन के रूप में संभालने की विधियां होती हैं। सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो नियोजन से शुरू होता है और आर्थिक विश्लेषण आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी का दायरा निर्णय लेने में सहायता करना, अनिश्चितता को कम करना और डाटा के आधार पर व्यावसायिक संचालन को अनुकूलित करना है। व्यावसायिक सांख्यिकी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य बिंदु हैं डाटा आधारित निर्णय लेना, मांग का पूर्वानुमान, गुणवत्ता नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, विपणन अनुसंधान आदि। व्यावसायिक सांख्यिकी हर समस्या का समाधान नहीं है। इसके मुख्य कारण या मुख्य कमियां जो है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यह है केवल सांख्यिकी डाटा का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। परिणाम जो है औसत रूप में सत्य होते हैं। विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। निष्कर्ष केवल विशेष परिस्थितियों में ही सत्य होते हैं और डाटा का दुरुपयोग संभव हो सकता है आदि। सांख्यिकी अन्वेषण का नियोजन। तो नियोजन के क्या क्या चरण हो सकते हैं? जांच के उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं हम इसको शुरू करने से पहले। जांच का क्षेत्र निर्धारित कर लेते हैं, अर्थात हमें अन्वेषण किस क्षेत्र में करना है। सांख्यिकी की इकाइयों का निर्धारण कर लेते हैं। आखिर जो है हम सांख्यिकी जो है मापन के लिए किस मापन का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति किलोग्राम वजन, प्रति इकाई उत्पादन आदि। सूचनाओं के स्रोतों का निर्धारण करेंगे कि प्राथमिक समंक लेंगे, हम द्वितीय समंक लेंगे। डाटा संग्रहण की विधियों का चयन करेंगे। संगठन और जनशक्ति का अनुमान लगाएंगे। समय और बजट का निर्धारण करेंगे। सांख्यिकी अन्वेषण का संगठन, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें कार्य करेंगे। डाटा को समझने के लिए योग्य बनाना है, उनको तुलना कर कर सरल बनाना है। सह समय जो है हमें अपना ये कार्य पूरा करना है। सांख्यिकी जो है संगठन हमारा, उसके अलग अलग तरीके से हम जो है संगठन बना सकते हैं। जैसे वर्षों के आधार पर संगठन कर सकते हैं, स्थान के आधार पर कर सकते हैं, गुणों के आधार पर कर सकते हैं और मात्रात्मक आधार पर कर सकते हैं, जैसे आय, वर्ग, ऊंचाई। सांख्यिकी अन्वेषण की विधियां, जैसे मैंने पहले भी पूर्व में कहा है, प्राथमिक समंक होते हैं। संग्रहण की विधियां जो पहली बार प्रयुक्त हो रहे हैं, द्वितीय समंक जो पहले से प्रकाशित हैं या प्रकाशित स्रोत हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं। डाटा विश्लेषण की विधियां इसमें प्रयोग कर सकते हैं हम। सांख्यिकी इकाइयों का अर्थ, सांख्यिकी इकाइयां मापने की वह इकाइयां हैं जिसका उपयोग सांख्यिकी अनुसंधान के दौरान डाटा एकत्र करने, वर्गीकृत करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। डाटा संग्रह का सबसे छोटा, मापने योग्य और परिभाषित हिस्सा है। जैसे हम एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हम वजन का अगर बात कर रहे हैं तो टन या कुंटल या संख्या के आधार पर कर सकते हैं। मापने की इकाइयां कौन सी प्रयोग करेंगे हम, इसमें हम बता देते हैं। अब बात करते हैं सेंसस या जनगणना की अवधारणा। सांख्यिकी जांच की वह विधि जिसके तहत अध्ययन के विशेष में आने वाली जनसंख्या की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई या सदस्य से डाटा एकत्र किया जाता है। यह पूर्ण गणना विधि भी कहा जाता है इसे। अब आप देखेंगे कि 2026 में भारत सरकार जनगणना करा रही है। इस जनगणना में विशेषता यह है कि इसमें पहली बार जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। यह जनगणना 2021 में होनी थी, किंतु कोविड के कारण नहीं हो पाई थी। जनगणना की कई विधि हो सकती हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रीति, प्रमाणकों द्वारा प्रश्नावली भरना, डाक द्वारा प्रश्नावली का प्रयोग करना।
प्रश्नावली क्या होती है और प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नावली डाटा संग्रहण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसमें उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से प्रश्नों की एक संरचित संरचित श्रृंखला होती है, जिसे डाक द्वारा, ईमेल, ऑनलाइन या अन्य माध्यम से स्वयं भरते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हम प्रश्न प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बंद अंत वाले प्रश्न यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। जैसे उदाहरण है, क्या आप धूम्रपान करते हैं, हाँ या नहीं, तो दो उत्तर होंगे, अथवा हाँ या नहीं। आपकी पसंदीदा मिठाई, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। तो इस तरीके से प्रश्न होते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न, जिसमें आप उदाहरण समझ सकते हैं, कंपनी की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, यानी कि कोई भी सुझाव दिया जा सकता है। मिश्रित प्रश्न हो गए, जिसमें बंद भी प्रश्न प्रयोग होंगे और खुले प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। अब बात करते हैं प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। प्रश्नावली में उत्तरदाता यानी कि रिस्पोंडेंट जो है इसे स्वयं भरता है, और अनुसूची में जो है साक्षात्कारकर्ता यानी कि जाकर जो है इससे पूछकर उत्तर भरते हैं। अब बात उपस्थिति की होती है कि प्रगणक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है प्रश्नावली में, मगर जो अनुसूची में है, प्रगणक को यानी कि जो रिस्पोंडेंट से उत्तर प्राप्त कर रहा है वो अनिवार्य रूप से रहेगा अनुसूची में। प्रश्नावली में जो उत्तरदाता है वो साक्षर होना चाहिए, जबकि अनुसूची में ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये इस तरीके से ये मुख्य अंतर है, आप देख सकते हैं। प्रश्नावली का एक उदाहरण दिखा रहे हैं आपको, कैसे प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आपकी आयु क्या है, ये बंद अंतर बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 इसमें विकल्प दे रखे हैं, आप जो उसमें उत्तरदाता को जिस ए से संबंधित होगा उसमें वो टिक करेगा। अब शैक्षिक योग्यता का भी देख सकते हैं, इस तरीके से है। तो ये बंद भी है और अंत में जो है ये खुला भी है प्रश्न, तो इसमें आप जो उसकी शैक्षिक योग्यता होगी उसको भर दिया जाएगा। अब एक आदर्श प्रश्नावली का नमूना दे रखा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्नावली होती है। अब बात करते हैं प्रतिचयन की अवधारणा या विधियों की। प्रतिचयन आप देख सकते हैं, जैसे जनसंख्या में से कुछ पूरी यानी कि ओवरऑल जो यूनिवर्सल है उसमें से अगर कुछ हम अंश लेंगे तो प्रतिदर्श कहलाएगा। जैसे आप देखते हैं, आप व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे, जो गृहिणियां होती हैं रसोई में चावल पका रही होती हैं, तो जो चावल पक रहे होते हैं तो उसमें से एक चावल निकाल लिया जाता है। अगर यदि वो पक गया है तो मान लिया जाता है कि सभी चावल जो है पक गए हैं। तो ये चावल निकालना प्रतिदर्श का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं इसी क्या क्या विधियां हो सकती हैं। एक तो रैंडमली होता है, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी समान स्तर पर है, यानी कि जिसको यादृच्छिक कहते हैं। दूसरा होता है गैर यादृच्छिक। तो दो तरीके हुए प्रतिदर्श चयन के। अब बात करते हैं हम डाटा संग्रहण की, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है ये। सीधी सी बात है, डाटा यानी कि उत्तरदाताओं से किसी भी माध्यम से समंकों को एकत्रित करना डाटा का संग्रहण कहलाता है। आज की तारीख में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि हम समस्याओं को समझें, तथ्यात्मक आधार प्रदान करें, परिकल्पना का परीक्षण करें, तुलना को सक्षम बनाएं और निष्कर्ष निकालें। प्राथमिक डाटा यानी कि प्राथमिक समंक वह समंक हैं जो पहली बार जो है एकत्र किए जा रहे हैं, यानी कि उससे पहले उस पर अनुसंधान नहीं किया गया है किसी और व्यक्ति द्वारा। हम पहली बार खुद समंक एकत्र कर उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। द्वितीय समंक जो पहले से ही प्रकाशित हैं या नहीं भी प्रकाशित हैं तो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। प्राथमिक और द्वितीय समंकों के बीच क्या अंतर है। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो पहली बार प्रयोग किए जाते हैं। द्वितीय समंक वे समंक होते हैं जो पहले से ही उपलब्ध हैं और दूसरी बार या उससे अधिक बार हम उसका उपयोग कर रहे होते हैं। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं और अद्वितीय होते हैं, जबकि द्वितीय समंक गैर मौलिक होते हैं। प्राथमिक समंक किसी विशिष्ट उद्देश्य समस्या का समाधान करने के लिए किए जा रहे होते हैं, और जबकि द्वितीय समंक जो है किसी अन्य समस्या का समाधान करने के लिए
प्रयोग किए जा रहे होते हैं। संग्रहण की प्रक्रिया सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग आदि द्वारा प्राथमिक समूह एकत्र किए जाते हैं, जबकि सरकारी प्रकाशन, वेबसाइट, रिपोर्ट, पुस्तकालय के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। सेकेंडरी डाटा समय लेने वाला और महंगा कार्य होता है प्राथमिक समूह के एकत्र करना, जबकि द्वितीय समूह जो है तेजी से और सस्ते से आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं डाटा संपादन का अर्थ या मुख्य बिंदु। डाटा संपादन यह सुनिश्चित करता है कि एकत्र की गई जानकारी के विश्लेषण के लिए उपयुक्त है एवं विश्वसनीय है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां या विसंगतियां या छूटे हुए उत्तरों की पहचान करना, उन्हें ठीक करना आदि शामिल है। हाथ से भरे हुए प्रश्नावली या कंप्यूटर से फीड किए गए डाटा, दोनों पर यह लागू होती है। डाटा संपादन के समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? एक तो पूर्णता हो, सटीकता हो, संगतता हो, एकरूपता हो, डाटा कोड की वैधता हो, पक्षपात से बचना चाहिए और डाटा संपादन का दस्तावेजीकरण होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। डाटा संपादन के दौरान होने वाली त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं? यह त्रुटियां किस प्रकार रोकी जा सकती हैं? इस पर हम विचार कर सकते हैं। बात करें डाटा के वर्गीकरण की, यानी कि समंकों का वर्गीकरण, तो समंक जो है जो स्रोत के आधार पर बांटे जाते हैं, पहले भी हमने बात कर रहे हैं। प्राथमिक समंक और माध्यमिक समंक यानी कि द्वितीय समंक। प्रकृति या मापने के पैमाने के आधार पर गुणात्मक समंक या श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, तो गैर संख्यात्मक रूप में कर सकते हैं, और क्रमिक डाटा यूज कर सकते हैं हम, जैसे शिक्षा का स्तर, संतुष्टि स्तर। मात्रात्मक रूप में डाटा को प्रयोग कर सकते हैं हम, अंतराल डाटा, अनुपात डाटा। संग्रहण के समय के आधार पर क्रॉस सेक्शन टाइम सीरीज यानी कि काल श्रेणी समग्र जिसे कहते हैं, पैनल डाटा। आवर्ती वितरण का अर्थ या मुख्य बिंदु। आवर्ती वितरण एक सारणीबद्ध या ग्राफिक प्रतिनिधित्व है जो दर्शाता है कि किसी डाटा सेट में विभिन्न मान या मानों की श्रेणियां कितनी बार घटित हुई हैं। सरल शब्दों में ये डाटा को गिनने या व्यवस्थित करने का एक तरीका है, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा डाटा सबसे आम है और कौन सा दुर्लभ है। आवर्ती वितरण की क्या आवश्यकता पड़ती है, मुख्य घटक क्या है, इसमें आप देख सकते हैं आसानी से इनको वर्णित किया है। ये एक उदाहरण है आवर्ती वितरण का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं सबसे अधिक आवर्ती जो है क्लास इंटरवल 20 से 30 के बीच में है। अब सांख्यिकी में सिस्टमेटिक सीरीज है या अनसिस्टमेटिक सीरीज है, और उसके आधार पर हमारी जो ग्राफ पर अगर हम दर्शाएं तो डाटा किस प्रकार दिख सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि डाटा पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके पश्चात फिर घटना शुरू हो जाता है, तो ये सामान्य वितरण कहलाता है। ये घंटी के आकार का होता है। तिरछा यानी कि एक तरफ झुका हुआ, ये जो है अनसिस्टमेटिक होता है, यानी कि असामान्य होता है। समान वितरण में अगर डाटा समान वितरण है तो सपाट बनता है, जिसको आप देख सकते हैं, ये आयत आकार का हो जाता है। अब सांख्यिकी श्रृंखला का अर्थ या उद्देश्य प्रकार की बात करें तो सांख्यिकी श्रृंखलाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला या विखंडित जिसे कहते हैं, और सतत श्रेणी जिसे कहते हैं। नंबर 3 की कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं हमारी सांख्यिकी में। अब बात करते हैं सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, या संचयी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, या मिड वैल्यू सीरीज है। इस तरीके से भी उसको हम बांट सकते हैं, देख सकते हैं। और भी अगर दोबारा से हम बात करें तो फिर एक बार रिवाइज करके एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में 10 से 20, 20 से 30, जबकि समावेशी में होगा 10 से 19, 20 से 29, इस तरीके से होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? वर्जी या समावेशी में अब आप समझ सकते हैं कि 10 से 20, यदि 20 नंबर आया है तो वो आपका मान जो है 20 से 30 में जाएगा, किंतु इंक्लूसिव में जहाँ 20 है तो वो 20 से 29 में जाएगा। खुले श्रेणी वाली जब 10 से कम या 50 से अधिक है तो ये खुले सिर वाली श्रेणी कहलाएंगी। संचयी आवर्ती, उसमें सारी सीधी सी पहचान है कि से कम श्रेणी होगी या से अधिक, लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज। मध्य मूल्य वाली आवर्ती होगी, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी होंगी इसमें।
या समान या असमान वर्ग अंतराल वाली, यानी कि अंतर समान होगा 10 का है, जैसे आप देख सकते हैं, तो समान कहलाएगी। अगर 10 से किसी में 10 का अंतर है, किसी में 20 का अंतर है, किसी में 40 का अंतर है, तो ये असामान्य अनइक्वल सीरीज कहलाएगी। अब बात करते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि सारणी किस प्रकार बनाते हैं और हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सारणी के माध्यम से हम जो हमारे रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्ची डाटा होता है, उसको आराम से पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित ढंग से दिखा सकते हैं, जिससे समझने में आसानी रहती है। तो उद्देश्यों के आधार पर सामान्य उद्देश्य वाली सारणी होती है और विशेष उद्देश्य वाली सारणी होती है। मौलिकता के आधार पर बात करें तो मौलिक सारणी प्राथमिक डाटा के लिए है, और द्वितीयक सारणी जो कि वो पहले से उसको और आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे प्रतिशत के आधार पर, अनुपात या दर औसत के आधार पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मूल समांक जो होते हैं उनके आधार पर निकाला जाता है। डाटा की जटिलता के आधार पर हम बना सकते हैं सारणी, एक तरफा सारणी, दो तरफा सारणी, वन वे टेबल कहेंगे जिसके, टू वे या मल्टी फोल्डर या कॉम्प्लेक्स टेबल होती है। आजकल कंप्यूटर की सहायता से आसानी से हम बना सकते हैं बहुतथ्य सारणी। डाटा सारणी को तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं? स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए सारणियन का या तालिका का, तालिका की संख्या होनी चाहिए, स्तंभ व पंक्तियों का शीर्षक होना चाहिए, मापन की इकाइयों का प्रस्तुत होना चाहिए, फुटनोट्स दिए होने चाहिए, आदि इत्यादि। आप एक उदाहरण देख सकते हैं टेबल का। ये व्युत्पन्न टेबल है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ प्रतिशत के रूप में दिखा रखा है जो औसत अंक आए हैं बच्चों के, उसको भी कवर करा है। मूल डाटा के आधार पर एवरेज मार्क्स दे रखे हैं और उधर पासिंग परसेंटेज दे रखा है। अब बात करते हैं भारतीय सांख्यिकी की, इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो भारत में सांख्यिकी का प्रयोग करने का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से ही रहा है। आप चाणक्य की बात करें, हम कौटिल्य जिनका दूसरा नाम भी है फेमस, जब से हमारे भारत में सांख्यिकी समंकों का उपयोग किया जा रहा है। तो सांख्यिकी समंकों की बात करते हैं तो जीडीपी, मुद्रास्फीति, जनसंख्या जैसे संकेतक जो है मापन करते हैं। तो इस सांख्यिकी का वो रहा है इतिहास ब्रिटिश काल में तो दे ही रखा है, इससे पहले भी ये प्रयोग हो रहे थे, हमने उदाहरण दिया है आपको। महानवोदित युग कहलाता है, और स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में सांख्यिकी एकत्र करने के लिए एनएसएसओ, सीएसओ आदि जैसे संगठन कार्य कर रहे हैं। 2026 में डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं डिजिटल टेक्निकों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में 2026 में जनगणना जो होगी वो डिजिटल पैरामीटर्स के माध्यम से ही होगी। भारतीय सांख्यिकी के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, मूल्य सांख्यिकी, औद्योगिक डाटा एकत्र करना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना, कृषि सांख्यिकी, एसडीजी जनगणना, सांख्यिकी, सामाजिक सांख्यिकी, परियोजना निगरानी आदि भारतीय सांख्यिकी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भारतीय सांख्यिकी संगठन की। तो भारतीय सांख्यिकी संगठन में जो है एक मिनिस्ट्री लेवल पर जो है मंत्रालय स्तर पर एक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड सेक्रेटरी, उसमें सचिव होते हैं। सचिव इसके स्तर पर जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जिसको एनएसओ कहते हैं, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके अंदर जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है स्टैटिस्टिक्स विंग जो जीडीपी वगैरह का संग्रहण करती है, या मूल्य सांख्यिकी औद्योगिक समंक एकत्र करती है। दूसरा है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे, एनएसएस विंग है, इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन भी है। इसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है पूर्ण वैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती हैं इसकी, और सबऑर्डिनेट यूनिट भी होती हैं जो पूरे देश से समंकों को एकत्र करते हैं। भारतीय सांख्यिकी की आलोचना के मुख्य बिंदु क्या हैं? आप देख सकते हैं डाटा अंतराल होता है, स्वायत्तता का मुद्दा होता है, समानता का अभाव, डाटा में देरी होती है, विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, प्रौद्योगिकी का धीमा उपयोग होता है, निजी डाटा का अभाव है, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आदि की जो है को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सही प्रतिनिधित्व नहीं करता, संसाधनों की कमी है और असंगठित क्षेत्र की अनदेखी।
भारतीय सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं या जिन्हें जनक कहते हैं, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस हैं। आप देख सकते हैं इनका जन्म जो है 29 जून 1893 में हुआ था। इनकी शिक्षा कलकत्ता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके के भौतिक में स्नातक और स्नातकोत्तर था। इसके अलावा इन्होंने जो सांख्यिकी में योगदान दिया है, महलनोबिस दूरी दी है, बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था। महलनोबिस दूरी क्या है, इसमें आप देख सकते हैं बहुभिन्न रूपी डाटा विश्लेषण के दो बिंदु या एक बिंदु के वितरण केंद्र के रूप में यह दूरी मापता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्रयुक्त महलनोबिस मॉडल क्या था, इसमें आप देख सकते हैं इनका उद्देश्य था भारी उद्योगों पर जोर देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, राज्य के नेतृत्व प्रदान करना। दो क्षेत्रीय मॉडल था जिसमें पूंजीगत वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं प्रयोग की जाती थी। सांख्यिकी का आधार जो था नमूना सर्वेक्षण का उपयोग करना था। महलनोबिस मॉडल की आलोचना या चुनौतियां, कृषि क्षेत्र की इसमें उपेक्षा की गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी या मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने के कारण जो है ध्यान में न रखने के कारण बीच में अंतराल पैदा हुआ था। आयात निर्भरता और विदेशी मुद्रा का संकट था। रोजगार सृजन की धीमी गति थी। अत्यधिक केंद्रीकरण और नौकरशाही के कारण यह महलनोबिस मॉडल उतना सफल नहीं हो पाया जितनी उम्मीद की गई थी। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, तो आप देख सकते हैं जब हम सांख्यिकी में आंकड़ों को किस प्रकार दिखा सकते हैं, दंड के रूप में, सर्किल के रूप में, मैप के रूप में, पिक्चर के रूप में। तो सांख्यिकी जानकारी को ज्योमेट्री आकृतियों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है और एक ही निगाह से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या होता है, आरेख यानी कि कौन सा हम बनाएंगे, चयन करेंगे, उसको शीर्षक देंगे, पैमाने का चयन करेंगे, अक्ष खींचना यानी कि एक्स वाई अक्ष होते हैं दो, डाटा का अंकन करेंगे और संकेत यानी कि इंडेक्स प्रयोग करेंगे हम। अब देख सकते हैं आरेखीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार जो है हमारा सिंपल डायग्राम है, मल्टीपल डायग्राम है, सब डिवीजन या कंपोनेंट डायग्राम है और द्विविमीय आरेख देख सकते हैं आप, और इसमें क्षेत्रफल आरेख भी देख सकते हैं। त्रिविमीय आरेख में देख सकते हैं आप, और पिक्टोग्राफ या कैस्ट्रोग्राफ भी देख सकते हैं जिसमें चित्र लेख और मानचित्र आलेख भी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में विभिन्न राज्यों को कैसे अलग अलग दिखाया गया है। अब बात करते हैं आंकड़ों के आलेखी निरूपण के कारण ग्राफिक प्रेजेंटेशन में, तो आप देख सकते हैं बिंदुओं के माध्यम से इसमें दिखाया जाता है और ग्राफ पेपर का प्रयोग करने से इसमें आसानी से, सरलता से, शुद्धता के साथ इसको दर्शा सकते हैं। ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण देख सकते हैं आप, इस तरीके से पैमाने प्रयोग करते हैं, टाइम सीरीज भी प्रयोग करते हैं। इसमें बिंदुओं को जोड़ जोड़कर आसानी से हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टाइम सीरीज में कितनी आसानी से दिखा रखी है। हिस्टोग्राफ बनाया है आयतचित्र, इसके माध्यम से हम जो है आवर्ती बहुभुज, आवर्ती वक्र और आइसोवक्र संचय आवर्ती वक्र, कम से और अधिक आकृति, इसके आधार पर हम सांख्यिकी में देख सकते हैं कि माध्यिका के, अभी हम माध्यिका की गणना कर लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में, और हिस्टोग्राफ या आयतचित्र के माध्यम से भी हमने देखा होगा आपने कि हम बहुलक आदि की गणना कर सकते हैं। यूनिट 2, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति आवर्ती के मध्य बिंदु को दर्शाती हैं, जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि समंकों का केंद्र कहाँ है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें समांतर माध्य, संयुक्त माध्य, माध्यिका, बहुलक, आंशिक मान, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य आदि जैसी विधियां प्रयोग की जाती हैं। अगर हम बात करें तो इन विधियों का प्रयोग 3 प्रकार की श्रेणियों में किया जाता है: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। सबसे पहले हम सीखते हैं कि माध्यिका की गणना कैसे करते हैं। तो माध्यिका समंकों का वह केंद्र बिंदु है जो 50% का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात
जो 50% समंक हैं वह उससे कम होते हैं और 50% समंक का मूल्य माध्यिका मूल्य से अधिक होता है। इसके क्या उपयोग है, माध्यिका के क्या लाभ हैं या क्या सीमाएं हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसकी गणना की बात करते हैं तो 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। तीनों में किस प्रकार हम जो है गणना करते हैं। अगर हम लड़कियों के समंकों को देखते हैं तो यहाँ 23 लड़कियों का समंक दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है। तो इसकी गणना करने के लिए जरूरी है कि हम व्यक्तिगत श्रेणी में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में समंकों को व्यवस्थित कर लें। यहाँ हमने आरोही क्रम में लिखा है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 29 है और सबसे बड़ी वैल्यू 84 है। इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करते हैं n+1/2, यानी 23 पत्ते हमारे 23 +1/2। 12th आइटम हो गया। 12th आइटम सीरियल में देखते हैं हम, तो आप देख सकते हैं 56 जो है माध्यिका हो गई। अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी से डिस्क्रीट सीरीज में बदल लेते हैं इसको हम, तो हम देखते हैं कि इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 में 2 जोड़ा 22 और 23। तो यह हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। तो आप देख सकते हैं इसमें भी फिर फार्मूला लगेगा n+1/2। 12th आइटम, तो देखा हमने 12th आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, 13 में आ रहा है। तो 13 के आगे 56 है, तो मीडियन हमारा हो गया 56। इसके बाद चलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा 13 हमारा आ रहा है 50 क्लास इंटरवल में 50 से 60 के बीच में। फिर सूत्र हम प्रयोग करते हैं। फार्मूला माध्यिका के लिए m l+1/n/2, यानी कि m भी लिख सकते हैं इसको, -cf या c भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, f/i। तो हमारा मीडियन का क्लास है 50 से 60, यानी कि 50 to 60 रेंज के बीच में। L1 हमारा 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट जो ऊपर होती है उससे 13 से ऊपर 9 है, तो 9 लिख लिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी 9 के सामने, इसमें देखा हमने 13 के सामने फ्रीक्वेंसी है 4 लिखा हमने। आई यानी कि डिफरेंस कितना है इनमें, L1 और L2 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो माध्यिका हमने 15, हमने इसे कैलकुलेट करा तो मीडियन आया हमारा आपका 56.25। क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3। तो Q2 आप समझ रहे हैं, माध्यिका की हमने गणना सीखी है। तो Q1 होता है यानी कि 25% जो पद होंगे वो Q1 से छोटे होंगे और 75% पद जो है Q1 से अधिक बड़े होंगे। Q3 में देखते हैं तो 25% पद जो वैल्यू होगी Q3 की उससे कम होंगे 75% पद, और 25% पद यानी कि x की वैल्यू अधिक होगी। फार्मूले की बात करते हैं Q1 की और Q3 की। तो आप देख सकते हैं गर्ल्स के आधार पर 23 का डाटा है, तो किस तरीके से हमने गुणा कर निकालते हैं हमने कि हाँ Q1 कैलकुलेट किया है। व्यक्तिगत सीरीज में देखेंगे तो यहाँ 2 की जगह 4 हो जाता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे हमने माध्यिका की गणना करी है। तो 23 +1/4 6 आइटम हो गया। 6 की वैल्यू हमने चेक करी आरोही क्रम में डाटा में, तो 23 है। डिस्क्रीट सीरीज में भी ऐसे किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा हमने जब n+1/4 यानी 24 को 4 से डिवाइड करा 6 आ गया। 6 को चेक करा हमने इसमें, तो हमारा 6 किस में आया। 6 के चेक करने के बाद देखा हमने तो हमारा 33 जो है हमारा ये आपका Q1 आया। आप देख सकते हैं CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने 4 के सामने इधर गए हम लेफ्ट हैंड साइड, तो 33 वैल्यू दे रखी है हमारी, आपकी हो गई डिस्क्रीट सीरीज में Q1। अब Q1 की गणना करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमारी Q1 देख रहे हैं आप 7 के सामने 4 के सामने जो है क्लास इंटरवल है 30 to 40। तो हमने क्यूमुलेटिव सीरीज आपने देखा होगा 10 के डिफरेंस में बनाया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो समझाने के लिए एक बोर्ड में इसको थोड़ा शॉर्टकट दिखा रखा है शॉर्ट वे में। तो आप देख सकते हैं फिर फार्मूला माध्यिका की तरह ही लगता है इसमें भी, यहाँ n2 की जगह n4 हो जाता है, बस यही डिफरेंस है और बाकी लगभग सेम फार्मूला है। तो हमारा Q1 आया 36.8। अब बात करते हैं Q3 की। तो आप देखेंगे Q3 में भी कोई डिफरेंस नहीं है, Q1 की तरह ही ये कैलकुलेट होता है। बस डिफरेंस ये है कि जहां आप इंडिविजुअल सीरीज में यानी व्यक्तिगत श्रेणी में n+1/4 लिखते हैं तो यहाँ आपका 3 और आ जाता है। तो 3 आने की बेसिक कैलकुलेशन यानी कि 3 टाइम्स हो जाता है ये Q1 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ आइटम 18 आया, तो 18 के सामने हमने देखा उसमें
जो आरोही क्रम में हमारा डाटा लिखा हुआ है, तो आरोही क्रम में 18 में प्लेस में 61 है, तो 61 हमारा जो है Q3 हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में भी चेक करा हमने, फिर कह कर 18 आइटम जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करा, 20 के सामने आया, देखा तो 20 के सामने देखा हमने 18 है, तो 18 के सामने देखा हमने, 18 के सामने फ्रीक्वेंसी है 5 के सामने 61, तो 61 आपका हो गया आपका Q3। क्लियर है? 18 हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, उसके सामने 61 वैल्यू है, x 61 जो है हमारा x 61 है, तो इसलिए हमारा Q3 हो गया 61। अब कंटिन्यूस सीरीज में देखते हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज में हमने फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा 18 कहाँ आ रहा है, 18 आ रहा है इस 20 वाली उसमें क्यूमुलेटिव में, इसका क्लास इंटरवल है 60 to 70, तो हमारा क्लास इंटरवल चेक करा हमने 60 to 70, फार्मूला सेम है लगभग, केवल 3 लिखना है आपने, जहाँ m n/2 होता था माध्यिका में, वहाँ यहाँ 3n/4, यानी कि आइटम जो है आपका वैल्यू है 17.25 माइनस 13 कर कैलकुलेट किया हमने। अब हमने देखा तो हमारा जो Q3 आया 66.07 आया। तो एक बार फिर रिवाइज रूप में देखते हैं तीनों चीजें हमने कैसे कैलकुलेट की हैं। Q1 Q2 यानी कि माध्यिका, और Q3 अपर, आप देख सकते हैं 33, 56 और 61। डिस्क्रीट सीरीज में 33, 56, 61, कंटिन्यूस सीरीज में भी। अगर बात करते हैं जैसे हमने गर्ल्स का निकाला, इस तरीके से अगर बॉयज़ का डाटा हो तो बॉयज़ में आप देख सकते हैं, या बॉयज़ में हमारे जो हैं बॉयज़ की संख्या जो है 20 है, तो 20 अगर बॉयज़ की संख्या यानी कि n हमारा 20 है, तो उस कंडीशन में हमने अगर कैलकुलेट करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में या खंडित श्रृंखला में और या कंटिन्यूस सीरीज में, तो क्या अंतर आएगा। वहाँ हमारी सम संख्याएँ थी, विषम संख्या थी, यहाँ सम संख्या है, तो सम यानी 20, तो 20n है हमारा, तो देखते हैं 20 + 1/, तो यानी कि फिर 5.25 आइटम। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारा 5 पहला आइटम लेंगे, हमारा 5 आइटम जो है वो हमारा 29 है। अब 2.5 है, तो यानी कि जो आइटम हमारा 5th और 6th का डिफरेंस, यानी कि 33 और 29 का डिफरेंस देख लिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, तो आपकी वैल्यू इसमें जोड़ने के बाद जो आ रही 30 आ रही है। इस तरीके से हमने Q2 निकाला हमने, और इसके बाद जो हमने Q2 को निकालने के लिए 56/2 करके 56 ही आ रहा है। Q3 में इस तरीके से 0.75 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, तो हमारा ये आ रहा है 61। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज हमने निकाली, देखिए चेक करिए, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे एंड 20 है, उसके आधार पर हमने Q1 Q2 और Q3 की कैलकुलेशन कर ली। बिल्कुल लड़कियों की तरह ही बॉयज़ का भी गणना की जाएगी। इसी तरीके से सतत श्रेणी में आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी हमने सतत श्रेणी दिखाई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने फार्मूला यूज किया, और हमारे जो है Q1 Q2 और Q3 की गणना करने पर ये वैल्यू आ गई है। गणना केवल वैसे ही होगी जैसे कि लड़कियों के मामले में हमने की थी। इसकी बात करते हैं माध्यिका की, तो हम इसको जो है ग्राफ के माध्यम से भी जो है दर्शाकर गणना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉयज़ की और गर्ल्स की हमने ग्राफ के माध्यम से गणना की है, तो हमारी माध्यिका क्या आई है आप देख सकते हैं। इसे ओजाइव वक्र कहते हैं, तो ओजाइव वक्र के माध्यम से हमने माध्यिका की गणना कर ली। इसमें कुछ नहीं करना होता, क्लास इंटरवल में आपने देखा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने दर्शा दिया, और n/2 से एक वक्र खींचा हमने, तो n/2 आप देख रहे हैं कहाँ काटा, उसके बाद जो है इससे एक नीचे देखा, तो लाल रंग से हमने जो माध्यिका क्लास इंटरवल में डाल रखा है लाल रंग से, तो आप देख सकते हैं बॉयज़ के मामले में 52 और गर्ल्स के मामले में इसकी वैल्यू आई है 56.25। इसी तरीके से हम Q1 Q3 भी निकाल सकते हैं ओजाइव वक्र बनाकर, बॉयज़ के भी और गर्ल्स का भी। अब आप सोच रहे होंगे माध्यिका में यदि कोई अज्ञात आवर्ती हो तो क्या उसकी गणना की जा सकती है। हाँ, गणना की जा सकती है। कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 से 30 के बीच में जो हमारी एक फ्रीक्वेंसी है वो गायब है, तो हम देख सकते हैं कि माध्यिका की वैल्यू क्या थी। तो माध्यिका की वैल्यू को ध्यान में रखा हमने, क्लास इंटरवल क्या था माध्यिका का 20 से 30 था, तो उसके आधार पर हमने फार्मूला यूज किया, और फार्मूला यूज करने के बाद जो हम आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें
हमने फार्मूला माध्यिका का यूज करा, 2 जीरो साइलेंट हैं तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से यानी कि 25 आई है, तो यानी कि 2500, 2 जीरो साइलेंट कर हमने कैलकुलेशन किए। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है हमारी जो है 25 आ रही है, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। यहां देखते हैं कि हमारे यहाँ उसमें एक फ्रीक्वेंसी गायब थी, हमने जो क्वेश्चन किया, यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी अगर गायब हैं तब भी क्या मीन की कैलकुलेशन कर सकते हैं मीडियन की? अगर मीडियन की कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं F1 और F2 गायब मान लिया हमने, तो कैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है 14, 14 प्लस F1, फिर इस तरीके से आपने देखा होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की तो 56 F1 और F2। फिर हमने फार्मूला यूज किया, एन कैसे कैलकुलेट किया हमने, एन हमें पता है 100 है, तो 100 का अपॉन 2 करके निकाल सकते हैं, 50 आया। मगर यहाँ हमारा जो हमने देखा तो हमारा किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टेप 3 में आप देखेंगे मीडियन जो निकाला हमने, फार्मूला यूज किया, मीडियन हमारा है 50, तो 50 किस तरीके से आया, उसके आधार पर हमारी F1 फ्रीक्वेंसी आ गई और F2 आ गई। इसके बाद हम आसानी से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली विधि है केंद्र प्रवृत्ति की बहुलक मोड। डाटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान जो है बहुलक कहलाता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी जो सर्वाधिक है वो बहुलक होगी। बहुलक का उपयोग क्या है, बहुलक के लाभ क्या है, बहुलक की सीमाएं क्या है, इसमें दर्शाई गई हैं। इसकी भी गणना अलग अलग सीरीज में अलग अलग की जाती है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो जो वैल्यू सर्वाधिक आई है वह बहुलक होगी। जैसे 56 यहाँ सबसे अधिक बार आया, यानी 5 बार आया, तो बहुलक 56 होगा। खंडित श्रेणी में देखें हम तो खंडित श्रेणी में भी वही चीज होगी कि सबसे अधिक आवर्ती जो है वही बहुलक होगी। यहाँ 56 की 5 फ्रीक्वेंसी है तो बहुलक हमारा 56 होगा। हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना कर ली है। अब देखते हैं सतत श्रेणी में बहुलक की गणना। सतत श्रेणी में बहुलक की गणना करने के लिए एनालिटिकल टेबल बनाई जाती है और ग्रुपिंग को यूज करते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 50 से 60 क्लास इंटरवल की सबसे सर्वाधिक आवर्ती है 5। तो 50 से 60 के सामने एक टैली मिलान चिन्ह लगा देंगे। फिर इसमें टेबल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक और एक जोड़ लिया 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 2 के जोड़े जो बनते हैं, इसके 2 कॉलम होते हैं और 3 3 के जोड़े बनाने के लिए 3 कॉलम होते हैं। इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि हमारी बहुलक वर्ग सीमा 50 से 60 है। फिर सूत्र का प्रयोग करते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू आई। तो इस प्रकार बहुलक 55 हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि बहुलक को हम हिस्टोग्राफ के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लड़के की गणना करते हैं बॉयज के लिए तो हमारा बहुलक आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ग्राफ पर पेपर के माध्यम से 55 आता है, वही हमारा सूत्र के माध्यम से आ रहा है। दूसरा लड़कियों की बहुलक की गणना करते हैं तो 63.75 आता है और आसानी से देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, चित्र जब हम तैयार करते हैं ये आयत चित्र के माध्यम से, तो सर्वाधिक आवर्ती वाले चित्र में देख सकते हैं कि आप इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं सर्वाधिक आवर्ती वाले को और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। तो जहाँ एक दूसरे को बिंदु पर जिस पर काटते हैं उससे नीचे एक वक्र खींचते हैं क्लास इंटरवल की तरफ, जहाँ यह कटता है तो वो बहुलक होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये आपस में हमने देखा तो यहाँ इस बिंदु पर कट रहा है और नीचे रेखा लेकर गए तो 63.75 आपका उत्तर आ रहा है। अब बहुलक में हम अज्ञात आवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। क्लास इंटरवल में 55 से 70 के बीच में क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता थी। अब बहुलक क्योंकि दे रखा है 48.6, इसका मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग होगा 40 से 55 के बीच में। अब इसके आधार पर हमने सूत्र लिखा, सूत्र के आधार पर हमने इसको अमाउंट लिखी। अमाउंट लिखने के बाद जो हमें F2 जो है हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी मिस है, तो उसके बाद हमने कैलकुलेशन आगे सॉल्व किया 5वीं स्टेज में। आप देख सकते हैं जब ये प्लस के 584.8 है उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे,
तो 224.8 माइनस क्या आएंगे, इसको हमने सॉल्व किया तो 26.139 आंसर आ रहा है। इसको राउंड ऑफ कर लिया 26 आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब देखते हैं हम ग्रुपिंग मेथड यूज वहां करते हैं जहां आवर्ती आपने देखा होगा कि सर्वाधिक आवर्ती 75 दिख रही है, किंतु बहुलक वर्ग 30 से 40 में ना होकर दूसरे वर्ग में आता है। यहां हम जो है ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंसी का समूह जो है यानी कि डेंसिटी कहीं और है। इसके लिए भी फिर हम फ्रीक्वेंसी के एक टेबल एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल में देखते हैं तो दो में बराबर बराबर आ रहे हैं, 5-5 आ रही हैं। तो उस समय क्या होगा कि जब बहुलक वर्ग हमारा निर्धारण करना कठिन हो जाता है तो उसके लिए हम सामूहिक ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। आगे देखते हैं हमने देखिए यहाँ ग्रुपिंग मेथड यूज करा। 30 से 40 वर्ग में 201 फ्रीक्वेंसी है और 40 से 50 के वर्ग में 211 फ्रीक्वेंसी है, तीन आवर्तियों को जोड़ने पर F0, F1, F2 कर। अब यहाँ एक चीज और है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी वर्ग में बहुलक जो हमारा आपका 72 है और इसमें क्या है कि F0 75 है, तो इस दशा में क्या होता है जब अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी F1 से अधिक होती है F0 की, F2 की, तो वहां वैकल्पिक सूत्र यूज करते हैं। यहाँ सूत्र जो बहुलक की गणना करने के लिए यूज होगा वह होगा L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। तो गणना करने पर हमें जो बहुलक की ज्ञात होता है वो 44.6 होता है। अब हम देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य की गणना करते समय ज्ञात होता है कि समांतर माध्य क्या होता है, कुल सभी मानों को हम जो है उसकी संख्याओं से यानी कि n से भाग दे देते हैं तो हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। इसको कहते हैं हम सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार आपका ये वो हो गया। इसका उपयोग क्या है, ये इन चीजों उपयोग होता है। इसके लाभ या सीमाएं हमने इस डायग्राम में दे रखी हैं। इसके बाद देखते हैं समांतर माध्य की गणना कर तीनों ही श्रेणी में हो सकती है, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में गणना करने के लिए एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देखते हैं 52.9 आया है उत्तर। ये सबको आपस में जितने भी एन है इन सबको जोड़ लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे एन हमने जोड़ लिए तो एन का टोटल आया 1198। 23 थे तो 23 से भाग कर दिया। डिस्क्रीट सीरीज में इसकी जितने भी नंबर्स ऑफ एक्स हैं एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी से तो एफ एक्स कहलाएगा। 1198 आया, 23 से भाग करा 52.09 आंसर आया। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल होते हैं उनकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू का सीधा अर्थ होता है कि L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो जैसे 0 और 10 जोड़े 10, 10 को 2 से डिवाइड करा 5, 10 और 20 जोड़े 30, 30 को डिवाइड करा 2 से तो 15। तो आप देख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई कर कर मिड वैल्यू की f से करते हैं, फिर ये कहलाता है एफ एक्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स कहलाता है। इसे आपका आंसर आ गया 52.83। अब देखते हैं हम दूसरे सवाल में। हमने जैसे उसमें वहां कैलकुलेशन की थी, यहाँ वॉइस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। वॉइस में निकाला तो हमने ये आपका यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अब अज्ञात आवर्ती भी जो है हम इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य की अगर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी को गायब कर सकते हैं, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी कि फार्मूले को हमने करा, उसमें ऐड कर दिया 67 एफ अपॉन एफ। तो आप देख सकते हैं कि 126 जो है फ्रीक्वेंसी आपकी ज्ञात हो गई। अब देखते हैं कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अगर आपकी संख्याएं हों उनको कंबाइन कर कर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या है ये भी चीज समझा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक्स बार तो n1 जितने भी होंगे उनको x1 से मल्टीप्लाई करते तो उनको आपस में नीचे हम जोड़ लेते हैं। n1 प्लस n2 n प्लस 3 जितने भी आपकी संख्याएं हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हमने बॉयज और गर्ल्स का देखा तो बॉयज हमारे थे 20 और गर्ल्स थी हमारी 23। उनका कंबाइंड अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं ये देख सकते हैं आप। तो कंबाइंड निकाल लिया हमने। समांतर माध्य था जैसे बॉयज का 49.8 तो 20 से मल्टीप्लाई करा और उधर लड़कियों का था 52.087 उसको 23 से करा, नीचे दोनों फ्रीक्वेंसी जोड़नी 20 और 23 तो 43 हो गई। 43 2194 बटे 43 से डिवाइड करा तो 51.03 आपका संयुक्त माध्य आ गया यानी कंबाइंड मीन आ गया। अब आप कंबाइंड मीन वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को फ्रीक्वेंसी जोड़कर भी आप कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
कंबाइंड मीन की गणना करने के लिए आप देख सकते हैं टेबल हमने कंबाइंड करके गणना करी है, इस तरीके से कंबाइंड आंसर, तो सेम ही आंसर आएगा जैसे हमने इंडिविजुअल अलग अलग कर जोड़कर भी की थी। अब गुणोत्तर माध्य की गणना करते हैं हम। गुणोत्तर माध्य की गणना करने के लिए गुणोत्तर माध्य होता क्या है? n संख्याओं के गुणनफल का nवां मूल यह गुणात्मक डाटा के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इनके क्या उपयोग होते हैं, क्या लाभ हैं या क्या सीमाएं हैं इनकी, ये गुणोत्तर माध्य की आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य गणना कैसे करते हैं? जो वैल्यूज होती है उसकी लॉग टेबल में देखते हैं वैल्यू, लॉग टेबल में वैल्यू देखने के बाद जो है उनका आपस में जोड़ कर लेते हैं। आप एक चीज समझ लें, जो लॉग होते हैं वो पीछे की 4 डिजिट के होते हैं, तो उनको आपस में जोड़ते हैं और फिर आगे उनको बढ़ाते हैं। जैसे आप 173 का देखते हैं तो 173 है तो एक माइनस कर 2 आगे वैल्यू लिख देते हैं। 182 की भी 2 लिखेंगे, 75 की 2 डिजिट है, एक माइनस कर दी तो एक आया, आपने देखा होगा लॉग में। 5 है तो 0 दशमलव है तो ये 1 कहलाएगा। 08 है तो -2 कहलाएगा। और यहां देखेंगे आप 8974 है तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। तो लॉग टेबल जो प्लस के अलग होते हैं जुड़ के और एक माइनस के अलग कर जोड़कर करते हैं, और जो नीचे दशमलव के बाद की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ सिग्मा लॉग जो आया है वो 5.8314 आया। 8314 को हमने संख्याएं देखी, हमने 3 4 5 6 7 7 संख्या 7 से n से डिवाइड करा तो ये आया आपका 0.833057। इस लॉग टेबल को एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। एंटी लॉग टेबल में देखने पर जो ज्ञात होती है वैल्यू उसको हम यहाँ दशमलव इधर एक खिसका कर लिख देते हैं। क्योंकि दशमलव 83 है तो इसको इधर लगाया तो हमने 6.808 आपका आंसर आ गया। इसको एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 83 की वैल्यू 3 में और मीन डिफरेंस 5 का। ठीक है, तो उसके लिए 2 टेबल की जरूरत पड़ती है, लॉग टेबल की और एंटी लॉग टेबल की। दशमलव कैसे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं लॉग टेबल की मदों में देखेंगे, उसमें विशेषताएं होती हैं। एंटी लॉग टेबल होती है, मैंटीसा होता है, ये चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से मैंने समझा रखा है डिटेलिंग से कि किस तरीके से हम लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल देखते हैं। दशमलव कैसे लगाते हैं इसको हमने विस्तार से समझा रखा है। अगर दशमलव नकारात्मक होता है तो उसको भी कैसे लॉग टेबल में एंटी लॉग टेबल में लिखते हैं इसको हमने डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसको पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि एंटी अगर माइनस है, ऋणात्मक है, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री मीन में जो है आपका खंडित श्रेणी में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। इसमें यहाँ क्लास इंटरवल में या कंटिन्यूस सीरीज में भी कैसे निकालते हैं इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से आपस में कर इनकी देखकर लॉग टेबल की करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर आपकी इंडिविजुअल उसमें जैसे इंडिविजुअल में करते हैं कैलकुलेट कर एंटी लॉग टेबल में देखकर वैल्यू को आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप एंटी लॉग टेबल में 1.66 है तो इस तरीके से हम देखेंगे तो आंसर आपका 46 में मीन डिफरेंस देखा तो उन्होंने 5 जोड़कर 46.39 इसका उत्तर आ रहा है। ऋणात्मक माध्य ये व्युत्क्रम होते हैं जो समांतर माध्य यानी कि किसी भी संख्या का जो वैल्यू 1 से डिवाइड कर देंगे तो व्युत्क्रम निकल कर आ जाता है। रेसिप्रोकल वैल्यू कहलाती है ये। तो आप इसमें देख सकते हैं इनका उपयोग क्या है या लाभ क्या, सीमाएं क्या है ऋणात्मक माध्य की, इसमें समझाई गई हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे इसमें ऋणात्मक माध्य निकालने के लिए, तो देख सकते हैं आप 30 की स्पीड है या 60 की स्पीड है तो रेसिप्रोकल वैल्यू जो देखी हमने तो ये वैल्यू आती है किसी भी संख्या को एक को 30 से डिवाइड करा तो डिवाइड करने पर आता है 0.0333 और 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.017 तो 167 आ रहा है। तो ये दोनों को ऐड करा हमने तो 0.050 आ रहा है। तो रेसिप्रोकल वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गई। इसको आप अगर उसमें टेबल में देखेंगे तो आ गया 40 किलोमीटर्स। अगर टेबल नहीं मिलती है तो आप देख सकते हैं हमने अल्टरनेटिव मेथड बता रखा है। दो वैल्यू हैं तो 2 1/30 प्लस 1/60 दोनों का हमने हर बराबर करें। हर बराबर करने के बाद जो है ये वैल्यू हो गई आपकी 3/60। आपस में 60 वैल्यू ऊपर चलेगी 2 × 60/3 120/3 बराबर 40 किमी पर आवर आपकी स्पीड आ गई। दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं। एक उपभोक्ता 4 क्रमिक वर्षों में मिट्टी का तेल इस रेट से खरीदता है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो 4 वैल्यू हो गई हमारी यहाँ 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। तो 4 इनको डिवाइड करा 1/कर 1.5 से 1.75 से 2 से और 2.25 से
इनकी वैल्यू लिखी तो 4/2.18 आ गई, तो लगभग 1.83 इसका उत्तर आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देंगे इसका। हरात्मक माध्य का एक हवाई जहाज वर्ग के चारों ओर उड़ान भरता है और चारों तरफ 1,000 किलोमीटर की अगर दूरी है, और उनकी स्पीड जो है पहली 1,000 किलोमीटर पार करने के लिए 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा वर्ग पार करने के लिए 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे वर्ग को पार करने के लिए 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर 4,000 किलोमीटर घंटा। तो इसको आप देख सकते हैं, टेबल में उन्होंने समझा रखा है। तो कितना समय लगेगा और किस तरीके से जो है आपका ये आंसर आएगा, आप देख सकते हैं कि गणात्मक जो है हरात्मक माध्य किस प्रकार 1920 जो आएगा किलोमीटर किस तरीके से आएगा। 4 वैल्यू हैं, तो किस तरीके से आपकी ये आई, आप कैलकुलेशन आराम से देख सकते हैं। और एवरेज जो है आपका मेथड गलत होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर चारों को जोड़ लेंगे तो 2500 किलोमीटर आएगा घंटा, तो जो वो गलत हो आंसर होगा। इसके बदले हमें हरात्मक माध्य यूज करना है। 12,000 को 25 से डिवाइड कर 1920 किमी घंटा आएगा। तो यहाँ हरात्मक माध्य विधि का प्रयोग करना है, आप आसानी से देख सकते हैं। समांतर माध्य से या औसत माध्य से इसका उत्तर सही नहीं आएगा। अपकिरण का अर्थ है फैलाव या बिखराव। सांख्यिकी में दर्शाता है कि किसी श्रेणी के अलग अलग पद या मूल्य उसके माध्य से कितनी दूरी पर स्थित हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से इसका उपयोग, अपकिरण का लाभ या सीमाएं क्या क्या हैं। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन की गणना करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। इसमें से सबसे पहली विधि है रेंज या परिसीमा। आप देख सकते हैं जो इसके न्यूनतम, किसी भी x की वैल्यू न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू का अंतर रेंज कहलाती है, यानी कि डाटा जो हमारा किस रेंज में है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे वैल्यू बड़ी 48 से 48 है और सबसे छोटी 10, दोनों का डिफरेंस 38। तो ये आपकी कहलाएगी रेंज। इसके क्या लाभ हैं, क्या उपयोग हैं या क्या सीमाएं हैं, आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसको भी हम 3 श्रेणियों में गणना कर सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सदस्य श्रेणी। तो सबसे पहले हम खंडित श्रेणी की बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 96, स्मॉलेस्ट 7, दोनों का डिफरेंस है 96 माइनस 7 89। इसको डिस्क्रीट सीरीज में बदल कर देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तो सबसे छोटी 7 और 96 सबसे लार्जेस्ट है, तो 89 आपका डिफरेंस है। अगर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो 0 आपकी सबसे छोटा स्मॉल वैल्यू हो गई और लार्जेस्ट वैल्यू 100, तो 100 माइनस 0 डिफरेंस हो गया आपका L1 यानी कि 100। अब इंटर क्वांटाइल रेंज देखते हैं, अंतर चतुर्थक पारस या विचरण की बात करते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं Q1 या Q3 के माध्यम से जो ज्ञात कराता है। इसके क्या लाभ हैं, क्या उपयोग हैं, क्या सीमाएं हैं। अगर हम बात करें तो उसकी भी गणना 3 उसमें होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सदस्य श्रेणी में। तो अगर हम IQR यानी कि इंटरनल क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो Q3 में से Q1 माइनस करने पर पता चल जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आ रहा है 61 माइनस 30 बराबर 31, खंडित श्रेणी में आ रहा है 61 माइनस 33 28, और सदस्य श्रेणी में आप देख सकते हैं जैसे हमने Q1 Q3 निकाला, उन दोनों का सूत्र वही लगाकर आपका आंसर आ रहा है 65 माइनस 30 बराबर 35। अगर हम चतुर्थक विचलन की बात करें क्वार्टाइल डिवीजन की, तो उसमें इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसके क्या उपयोग हैं, क्या फायदे हैं, क्या सीमाएं स्लाइड में दे रखा है। अगर गणना की बात करें तो सीधी सी बात है, Q1 Q3 निकालते हैं अपॉन 2 करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में 15.5, डिस्क्रीट सीरीज में खंडित श्रेणी में 14 और सतत श्रेणी में आ रहा है 17.5। इसको हम डायग्राम पर भी दिखा सकते हैं, आप डायग्राम देख सकते हैं। जो सतत श्रेणी में ये एक बैल की आकृति बनी होती है, अगर इसको हम दिखाएंगे, ये सेमेटिकल जो है बैल के अनुसार होता है इसका आकार। अब बात करते हैं माध्य विचलन की। तो माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन जो है मीन या
मीडियन के माध्यम से निकाल सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की से निरपेक्ष अंतरों का औसत है ये। इसके क्या उपयोग हैं, क्या फायदे हैं, क्या सीमाएं, देख सकते हैं आप। अगर हम गणना की बात करें तो ये खंडित श्रेणी में आप देख सकते हैं। खंडित श्रेणी में हमने निकाल रखा है इसको। इसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से हमने एक कल्पित माध्य के माध्यम से इसकी गणना कर रखी है। कल्पित माध्य हमने 56 लिया। आप देख सकते हैं कि dx कर तो ये जो छोटी वैल्यू होंगी वो माइनस में होंगी और बड़ी पॉजिटिव होंगी यानी कि प्लस में होंगी। आप देख सकते हैं इसको फिर एफ डी करा हमने इसका, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं, और ये आपका आंसर आएगा। तो मीन डिविएशन भी निकाल रखा है हमने। आपका समांतर माध्य निकाला है तो समांतर माध्य हमारा आया 49.8 और मीन डिविएशन आया 16.7 और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन यानी कि एम डी, इसको जब हम जो वैल्यू आती है 16.7 को समांतर माध्य से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये आ गया कोफिशिएंट। इंडिविजुअल सीरीज में आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आसानी से बहुत समझा रखा है। डायरेक्ट मेथड में आप देख सकते हैं इसको माइनस करने के बाद जो है, क्योंकि हमारा समांतर माध्य 49.8 था, तो आप देख सकते हैं इन वैल्यू को हमने डिवाइड किया, तो ये आप देख सकते हैं आसानी से आंसर आपका आ गया प्रत्यक्ष रीति से ये। अब आप देख सकते हैं उसका गुणांक हमने निकाल रखा है, ये आपका खंडित श्रेणी में है। ये खंडित श्रेणी में भी आप देख सकते हैं एफ और एक्स की इसमें से माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आया, इनको आपस में करने के बाद जो है ये आपका आ गया प्रत्यक्ष रीति से। ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रीक्वेंसी और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये आप इस तरीके से देख सकते हैं आसानी से, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसमें एफ एक्स की गुणा की है हमने तीसरे कॉलम में, और फिर एक कल्पित माध्य मान लिया हमने डी, उनको आपस में उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका ये आंसर है। अब आप देख सकते हैं ये है आपकी सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्या है कि सतत श्रेणी में क्लास इंटरवल दे रखा होगा तो उसको मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी से निकालने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एम कहलाती है आपकी ये मिड वैल्यू। इसको कुछ इसका आपकी मल्टीप्लाई किया हमने, इसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एक डी यानी कल्पित माध्य लिया हमने। यह हमारा जो है समांतर माध्य जो आपका एक्चुअल है उसके माध्यम से भी हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज कराया हमने। हमारा समांतर माध्य है 49.5, तो 49.5 से हमने जो है मिड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं 49.5 में से अगर 5 माइनस करा हमने 44.5 आ गया, 15 माइनस करा तो हमारा 34.5 आ गया। आप देख सकते हैं इनको फिर हमने जो डी आया आपका, डी की हमने गुणा करी फ्रीक्वेंसी से, ये एफ डी कहलाएगी। ठीक है, तो आपने एफ डी कर ली। इसके आधार पर आपने जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं समांतर माध्य की गणना करी हमने एफ एक्स के माध्यम से मिड वैल्यू निकालकर, उसके बाद जो हमने मीन डेविएशन के माध्यम से समांतर माध्य की गणना कर ली, तो हमारा 18.5 आ गया माध्य विचलन। माध्य विचलन को हम जब समांतर माध्य से भाग करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एम डी आ जाता है, ये आया 0.3646। तो फिर आप एक बार दोबारा से समझ लें। सबसे पहले हमने समांतर माध्य की गणना करी, उसके आधार पर फिर माध्य विचलन की गणना करी, और माध्य विचलन जब ज्ञात हो गया उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन की गणना कर ली है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है। भिन्नता और स्थिरता को दर्शाता है मीन डिवीजन। इसके उपयोग क्या है, इसकी आकृति आपको दिखी रही होगी। सिग्मा के आकार इसके लिए साइन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो साइन यूज होता है वो सिग्मा कहलाता है, और ये बेल आकृति का होता है सिमिति वाली आवृत्तियों में। इसके फायदे क्या हैं, सीमाएं क्या है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। बात करें इसकी तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन या प्रमाप विचलन की गणना तीनों ही श्रेणी में होती है, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में। तो आप देख सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में ये गणना की गई है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हमने पहले मीन के माध्यम से गणना की है। मीन हमारा 49.8 आया। उसके बाद हमने जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद 20 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ गया। कोएफिशिएंट के लिए सिग्मा आपका छोटा सिग्मा अपॉन एक्स बार लगाया, हमने आंसर आपका 4.3 आ गया।
0.43 आपका। अब आप खंडी श्रेणी में देखते हैं तो खंडी श्रेणी में भी देखें। पहले हमने समांतर माध्य की गणना कर ली। समांतर माध्य के बाद गणना करने के बाद जो हमारा डी आया, डी का हमने डी स्क्वायर कर लिया और उसको एफ से भाग कर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप फिर समझ लें, सबसे पहले समांतर माध्य की गणना करी। समांतर माध्य की गणना करने के बाद जो है हमने इसकी एक्स की वैल्यू से जो है इसको हमने इसका डिवीजन लिया हमने एक्स बार, यानी कि इसके बाद एक्स से जब इसको हमने जो डिवीजन किया तो उसका हमने स्क्वायर किया। समांतर माध्य हमारा 49.8 है, तो 49.8 में से 7 घटाया तो हमने 42.8 आया। 42.8 को 42.8 से मल्टीप्लाई करा तो डी स्क्वायर आया और उसको फिर हमने एम एफ से यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा तो 1831.84 आ गया। तो आप देख सकते हैं इन सबका एफ डी स्क्वायर का टोटल कहलाता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो 9191.2 आया। इसको हमने डिवाइड करा 20 यानी कि एन हमारे 20 है, तो आपका ये अंडर रूट खोलने के बाद 21.44 आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आया। फिर गुणनांक निकाला हमने तो 0.43 आया। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना के पश्चात अब सतत श्रेणी में इसकी गणना करेंगे और इसके गुणनांक को किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये समझेंगे। जहां क्लास इंटरवल दे रखी है, क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिड वैल्यू के बाद उसमें से कोई भी एक कल्पित मान लेंगे। जैसे यहाँ 45 हमने कल्पित माना है, उसके आधार पर विचलन ले लेंगे। 4 3 2 ऐसे करके कर लिया है। इसका जो डिफरेंस है 10 है, तो 10 की वजह से 0 साइलेंट हो गया है। बाद में मल्टीप्लाई कर कर इसको ठीक कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फिर स्क्वायर बना लेते हैं और फार्मूले के अनुसार जो है सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले समांतर माध्य की गणना कर ली हमने। कल्पित माध्य के आधार पर समांतर माध्य हमारा आ गया 49.5। सूत्र हमारा हमने सिग्मा छोटा बार लिया आई इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू 2। तो आप देखेंगे 105/20 9/20 स्क्वायर करके करला किया हमने, तो आपका आ गया समांतर स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया एच डी 22.47। फिर हमने इसका कोफिशिएंट निकाला तो कोफिशिएंट आया 4.5। अगर कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस निकालें तो सिग्मा को इससे भाग कर देते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड ये अर्थमेटिकल मीन से यानी कि समांतर माध्य से कर देते हैं। डिवाइड इन परसेंटेज में निकालने के लिए और प्रसारण अगर ज्ञात करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। विचरण गुणांक और प्रसारण में जो है देख सकते हैं आप ये क्या क्या उपयोग है इनके दोनों के। अगर हम विषमता की बात करें सिकनेस की, तो सिकनेस हमारे जो कोर्स में है, तो सिकनेस से हमें क्या पर चलता है, डाटा वितरण में जो असीमितता है उसकी माप कर लेते हैं और यह दिशा दर्शा देता है कि डाटा हमारा किस तरीके का है, इसका उपयोग क्या है, इसको हम देख सकते हैं। बाउली का विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए हम Q3 में से Q1 माइनस करते हैं और 2 इंटू Q2 और अपॉन Q3 माइनस Q1। तो इसके फायदे क्या हैं, यह उपयोग क्या है, इसकी सीमाएं क्या है बाउली के विषमता गुणांक की। अब विषमता जो बाउली का या काल्पेरसन का तरीका है विषमता गुणांक, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से कि ये एक समिति अगर है आपकी तो उल्टी बैल की एक आकृति बनेगी, यानी कि आवृत्ति पहले बढ़ेंगी और फिर कम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। धनात्मक विषमता में माध्य सबसे बड़ा होगा, फिर माध्यिका होगी, फिर बहुलक होगी। ऋणात्मक में इस तरीके से होगा, तो आप ये समझ सकते हैं। थिकनेस ऑफ बाउली मेथड और कोफिशिएंट निकालने के लिए आप देख सकते हैं हमने ये फार्मूला लिया। हमारा क्वेश्चन है ये बॉयज़ का, तो बॉयज़ का फार्मूला अगर हम आधार पर करते हैं 20 है, तो अपॉन इसको आरोही क्रम में लिख लिया। हमने ज्ञात किया तो Q3 में से Q1 माइनस किया माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो आप देख सकते हैं माइनस का 21 था, तो ऋणात्मक विषमता है ये 21/31 21/31।
विषमता बाहुल्य गुणांक निकालने के लिए हमने देखा, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव सीक्वेंस है, उधर की तरफ ये गिर रहा है, ऋणात्मक विषमता है। कार्ल पियर्सन की विषमता गुणांक की बात करें तो कार्ल पियर्सन की विषमता गुणांक करने की ज्ञात करने के लिए मीन में से मोड निकाल माइनस करते हैं अपॉन जो है आपका छोटा सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन होता है। इसके लाभ या फायदे या सीमाएं निम्नलिखित हैं। कार्ल पियर्सन की विधि और गुणांक आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है n बराबर 20 यानी कि 20 बॉयज बच्चे हैं, तो हमारा जो मीन था इतना था 49.8, स्टैंडर्ड डिविएशन 21.72 था। अब हमने सूत्र का प्रयोग करा, समांतर माध्यम में से बहुलक घटाया तो 6.2 आया और स्टैंडर्ड डिविएशन था 21.7, तो क्योंकि माइनस का साइन है तो 0.285 हमारा ऋणात्मक विषमता है इसमें। कार्ल पियर्सन की विषमता गुणांक को हमने चित्र के द्वारा दिखाया, तो देख सकते हैं आप बॉयज का ये इस तरीके से ये आवर्ती बन रही है, परिणाम ऋणात्मक है, तो इस तरीके से हमारी ये आकृति बनेगी। अगली यूनिट की बात करें तो सहसंबंध, यानी कि दो अगर हमारी श्रेणी है या आवर्ती अलग अलग हैं, उनमें क्या कुछ संबंध है या नहीं है, उसकी शक्ति की माप करने के लिए हम सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। तो सांख्यिकी में सहसंबंध जो दो चरों के बीच में संबंध की शक्ति और दिशा को मापता है। यदि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो उसे संबंधित कहा जाएगा। इसका उपयोग जो है विभिन्न उसमें होता है, अर्थशास्त्र में, बिजनेस में, फाइनेंस आदि इत्यादि में इसका सहसंबंध का उपयोग होता है। सहसंबंध आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी अगर देख सकते हैं, तो अगर सकारात्मक सहसंबंध है तो दोनों ही चर एक ही दिशा की ओर बढ़ेंगे, ऋणात्मक है तो दोनों एक ही तरफ, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, और कोई संबंध नहीं है तो बिंदु अलग अलग छितरे हुए होंगे। स्क्रेटिंग डायग्राम आप कोरिलेशन का भी देख सकते हैं। डायग्राम पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखेंगे आप, आर ऋणात्मक है तो निगेटिव माइनस की ओर बढ़ रहा है, एक्स की ओर बढ़ रहा है, और आर जीरो यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, तो आप देख सकते हैं डॉट अलग अलग छितरे हुए हैं। थर्ड चित्र में ऐसा दिखा रखा है। 6 प्रकार के कोरिलेशन हम फिर देख सकते हैं, हमने पहले कर रखा, फिर रिवीजन हुआ। पॉजिटिव ऊपर की साइड, नेगेटिव ऋणात्मक एक्स बार की ओर, शून्य, और उसके बाद रेखीय से संबंध है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है और सटीक मेल भी हो सकता है, +1, जिसमें +1 से संबंध होगा तो दोनों चर मूल्य एक ही सीधी रेखा पर होंगे। दिशा के आकार पर हमने बता ही दिया है। इसके बाद रेखीय से संबंध भी है और आंशिक या सिंपल से संबंध भी हो सकता है। अब गणना की बात करें तो जो है कोरिलेशन की गणना +1 या ± के बीच में होती है। सहसंबंध की डिग्री तो अगर परफेक्ट है, पूर्ण है, तो या तो +1 होगा या ± होगा। हाई है तो 7.5 से 1 के बीच में होगा। मॉडरेट है यानी कि मध्यम है तो 25 से 75 के बीच में होगा, 0.25 से 2.75 तक। लो है तो 0 से 7.5 तक, सॉरी 2.5 तक, 0 to 2.5 तक ऋणात्मक भी होगा, और अगर 0 है यानी कि शून्य ही होगा। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए विधियां जो हैं, एक तो विक्षेप चित्र विधि होती है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं हम। कार्ल पियर्सन की विधि है और आपकी स्पेयरमैन की कोटि रीति है। अब कार्ल पियर्सन के सहसंबंध की बात करते हैं। दो चरों के बीच रेखीय सहसंबंध को मजबूती और दिशा की माप जो है सहसंबंध के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कार्ल पियर्सन के। इसके लाभ क्या हैं या सीमाएं क्या हैं आप देख सकते हैं। इसकी गणना के कई सूत्र हैं, इसमें से हम एक सूत्र के माध्यम से सहसंबंध ज्ञात करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध x एक चर है और दूसरा y चर है, उनके बीच में सहसंबंध है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें से सिंपल बड़ा फार्मूला होता है। जैसे x में से कोई सी वैल्यू हमने मान ली, जैसे यहाँ 78 माना है, कल्पित माध्य मान लिया तो 0 हो गया, और उधर y में हमने 123 माना है, उससे हमने कल्पित लिए तो ± जैसे हम समांतर माध्यम में करते हैं उसी तरीके से कर लिया। फिर d² निकालते हैं, फिर dy² निकालते हैं, तो आप देखेंगे एक कॉलम होता है dx/y होता है, dx की और dy की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप dx देख सकते हैं, पहला 0 है तो 0 की 2 से करें तो 0 हो जाएगा, 11 की 12 से की, 14 से की तो 154, 19 की 33 से की, तो आप देख सकते हैं 0 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये सिग्मा dx dy 1452 आया है।
सिग्मा डी वाई 20 आया है और सिग्मा डी एक्स 24 आया है। आप ये ध्यान रखेंगे प्लस के चिन्ह अलग काउंट करते हैं और माइनस के चिन्ह अलग काउंट करते हैं, उन दोनों का कर लेते हैं। जो ज़्यादा होता है माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का लगता है, और प्लस का ज़्यादा होते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है। फार्मूला ये करेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। फिर आगे अगला फिर दोबारा से अंडर रूट में सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर एन। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व किया हमने अंडर रूट खोलकर, तो कोरिलेशन आया आपका हमारा 0.957, यानी कि सीधी सी बात है कि 7.5 से अधिक है, तो यानी कि उच्च स्तर का इसमें सहसंबंध है। इस पेयर मैन का कोटि सहसंबंध आप देख सकते हैं जब हम दो चरों के बीच श्रेणी सहसंबंध ज्ञात करने के लिए गैर पैरामीट्रिक माप है। इसमें रैंक दी जाती है, रैंक के आधार पर हम जो है विश्लेषण करते हैं। इसका सहसंबंध का क्या उपयोग है आप देख सकते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो इसमें दो श्रेणी दे रखी है, जैसे एक्स और एक वाई। तो सबसे पहले इसको श्रेणी को लिख दिया एक्स से और फिर वाई को लिख दिया। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, उसको श्रेणी को एक नंबर की रैंक देते हैं। जैसे पहला वाला है तो सबसे पहली रैंक जो देंगे हम 95 को देंगे, उससे कम जो वैल्यू है 95 के बाद 88 है तो दूसरी रैंक, 81 को तीसरी रैंक, 80 को फोर्थ रैंक, 75 को 5 रैंक। इस तरीके से देखते चले आएंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे चलेंगे और सबसे छोटी वाली को सबसे ज़्यादा रैंक देंगे। ऐसी 22 सीरीज में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 150, उसको पहली रैंक दी, और उसके बाद 150 के बाद दूसरी उसके बाद जो सबसे छोटी उसके बाद वैल्यू है 142, दो रैंक दी, 140 को 3, एन हमारे 8 हैं। अब इनमें क्या देखेंगे, कोटि डिफरेंस, यानी कि एक्स की कोटि है 5, वाई की कोटि 5 है तो 0 होगा, 2 में से 4 का अंतर तो माइनस के 2, यानी कि एक्स में से वाई को घटाएंगे। फिर इनको आपस में इनका स्क्वायर कर लेते हैं तो सभी जो चिन्ह है वो प्लस के हो जाते हैं। ये कहलाता है सिग्मा डी स्क्वायर 6। तो आप देख सकते हैं, तो इसका फार्मूला है 6 से सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन का स्क्वायर माइनस 1। फिर फार्मूला हमने सॉल्व किया तो ये आपका 504 हो गया। 504 में से 36 घटाए तो 468/5, यानी कि पी बराबर आया 0.9286। तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने की वजह से आप देख सकते हैं सहसंबंध जो है सकारात्मक है और उच्च स्तर का सहसंबंध है। अब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंडेक्स की जरूरत क्या पड़ती है, एक सापेक्षिक माप है, इसकी क्या जरूरत है, इसे हमें अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं। सूचकांक को ये मुद्रास्फीति का मापन करता है, वेतन के संबंध में नीति निर्धारित करता है, पूर्वानुमान लगाता है, जीवन स्तर की तुलना करता है, उत्पादन की प्रवृत्ति को दिखाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति को मापता है, विदेशी व्यापार का विश्लेषण और मूल्यों का विक्षेपण करता है। इंडेक्स नंबर का वर्गीकरण की बात करते हैं तो मूल्य, मात्रा और मूल्यमान के आधार पर ये गणना की जाती है, और भारित और अभारित सूचकांकों की भी गणना की जाती है। आप देख सकते हैं मूल्य सूचकांक निर्माण की विधियां, सिंपल सूचकांक भी ज्ञात करे जाते हैं और भारित सूचकांक भी ज्ञात करे जाते हैं। तो सिंपल में आप देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं और भारित में कौन कौन से आते हैं। फिक्स्ड बेस्ड मेथड जो है आपके सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं, आधार वर्ष चयन कैसे करते हैं, आंकड़ा संग्रहण सूत्र का प्रयोग कौन सा करते हैं, निरंतरता और व्याख्या इसके आधार पर आप देख सकते हैं। चैन बेस इंडेक्स में क्या करते हैं आप देख सकते हैं, सूत्र दे रखा है इसका आपका, लिंक रिलेटेड गणना या प्रथम वर्ष के आधार पर सूचकांकों को आपस में कोरिलेटेड करते हैं। जब हम सवाल करेंगे तो आसानी से ये चीज समझ में आपके आ जाए। सूचकांकों की गणना विभिन्न प्रकार से होती है। इसमें उदाहरण के आधार पर हम देखते हैं कि आधार वर्ष के आधार पर और औसत मूल्य के आधार पर सूचकांक की गणना कैसे करते हैं। प्रश्न में 6 वर्षों के मूल्य दे रखे हैं प्रति कुंटल के हिसाब से। आधार वर्ष यहाँ 2021 माना है तो हमने सबके नीचे जो है यानी कि हर हमारा 40 होगा, इसके आधार पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2021 में 40/40 100 आ गया, दूसरे साल 50/40 इंटू 100 125,
फिर नेक्स्ट ईयर में 45/40, 55/40, 65/40 और 105/40। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 2021 के आधार पर जो हमारे ये परिकल्पना हुई है। तो इंडेक्स नंबर हमारा 100, 125, 112.5, 137.5, 162.5 और 265 आया है। अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें औसत मूल्य के आधार पर, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा तरीका है। 6 साल के आपके मूल्य दे रखे हैं, उनको 6 के जोड़ा, डिवाइडेड बाई 6 करा, तो 60 रुपीज़ आपका एवरेज प्राइस आ गया। और उसके आधार पर हमने गणना कर ली। यहाँ जो हर में है वो हर साल जो है 60 रुपये लिखा जाएगा, जबकि आधार वर्ष में 40 लिखा था, औसत मूल्य में 60 रुपये लिखा है। और उसके आधार पर हम गणना कर लेंगे और ये हमें औसत मूल्य के आधार पर हम परिकल्पना हो जाएगी, हमारी परिगणना हो जाएगी। अगर बात करें हम इसमें श्रृंखलाबद्ध सूचकांक की, तो आप देख सकते हैं हमने स्थिर आधार पर पिछले सवाल में प्रश्न हल करा था, औसत आधार पर करा था, और अब श्रृंखला आधार पर हम करें तो इसका सूत्र होता है चालू वर्ष का मूल्य बटे विगत या आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो आप देख सकते हैं तीसरे में श्रृंखला आधार पर हमने गणना की है, तो पहले साल जो है इसका शून्य हो जाता है, दूसरे साल देखेंगे तो 160 बटे 150। तो आप प्राइस देख सकते हैं 160 2022 में प्राइस है और 2021 का 150 है। अब अगर हम 2023 में देखेंगे तो 2023 में 155 रुपये अंश में लिखा जाएगा और 160 रुपये यानी कि 2022 का प्राइस हर में लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं श्रृंखलाबद्ध सूचकांक 107, 97, 106 और 94 आया है आपका चेन बेस इंडेक्स। अब इसके बाद देखते हैं हम कि चेन बेस इंडेक्स जो है अगर बदलते हैं हम, क्या हम चेन बेस इंडेक्स में की कैलकुलेशन जो है फिक्स बेस के आधार इंडेक्स के आधार पर कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर बराबर करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 वर्षों के जो हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दे रखे हैं। अब उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन की है, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी 195 इस तरीके से टेबल क्रिएट की हमने। 1981 से लेकर 1985 तक के हमने फिक्स बेस इंडेक्स लिख दिया। इसके बाद कन्वर्जन किया हमने, पहले साल का 100 होता है, दूसरे साल में 95 बटे 100, फिर 114 बटे 95, फिर 228 बटे 114, फिर 285 बटे 228। आप देखेंगे करंट ईयर का इसमें जो है फिक्स बेस इंडेक्स लिखते हैं और फिर अपॉन जो रहता है वो लास्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स रहता है। दूसरा है श्रृंखला आधार में स्थिर आधार पर परिवर्तन करने का फार्मूला, ये करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर अपॉन 100। तो आप देख सकते हैं सवाल में हमने कैलकुलेशन की 1984 से लेकर 1988 की। तो पहले साल का सेम रहेगा 80 और दूसरे साल जो फिक्स बेस आधार पर परिवर्तन करेंगे तो 110 यानी कि करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर अपॉन फिक्स बेस में लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर ले लेंगे हम इंटू 188 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि जब इसमें करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स 120 इंटू 88, तो ये यहाँ आप देख रहे हैं कि 88 जो लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लास्ट ईयर का इंटू 100। अब इससे नेक्स्ट ईयर में देखेंगे 90 यहाँ सामने से चेन बेस इंडेक्स नंबर और 105.6 ये लास्ट ईयर का फिक्स इंडेक्स नंबर है, बस ये ध्यान रखना है। और अगर हम आधार वर्ष परिवर्तन करते हैं तो वो भी आसानी से शिफ्ट हो सकता है, आधार वर्ष परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल 13 में 1950 से लेकर 1963 तक के वैल्यू दे रखे हैं और इंडेक्स नंबर दे रखा है आपका ये। तो हमने पहले कॉलम में लिख लिया ईयर, दूसरे में लिख लिया इंडेक्स नंबर और तीसरे में कैलकुलेशन कर लिया हमने। कैलकुलेशन करने के बाद जो आधार वर्ष परिवर्तन करा इसे 1960 का, तो इसका हमने देख लिया है कि ये अपॉन 50 आ जाएगा, यानी कि सब में जो है आधार वर्ष जो है 1960 का, तो वैल्यू लिख देंगे इसमें इंडेक्स नंबर 50 50 50 और करंट ईयर से इसके कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ लिख दिया आपने इंडेक्स नंबर जो था वैसे ही उतार दिया आपने और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नए चेन बेस आपका जो नया इंडेक्स क्रिएट हो गया आधार वर्ष यानी कि परिवर्तन हो गया, बेस शिफ्टिंग हो गई। तो बेस ईयर हमारा 1950 के स्थान पर हो गया 1960। श्रृंखला आधार में स्थिर आधार फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया है उसी को हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है। फार्मूला ध्यान रखना है बस केवल, फिक्स वेस्ट इंडेक्स नंबर बराबर करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स
बेस्ड इंडेक्स नंबर अपॉन 100। तो मेन ध्यान रखना है आपने कि इंडेक्स नंबर जो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा और प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर होगा। और अगर हम बात करें स्थिर आधार से जो है श्रृंखला आधार में परिवर्तन कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रचलित वर्ष का श्रृंखला सूचकांक ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेंगे इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेंगे। इससे पहले भी हमने कैलकुलेशन की है तो आप देख सकते हैं रिवीजन के रूप में इस तरीके से कैलकुलेट हो गया है। श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में हमने परिवर्तन किया है तो ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर रिवीजन के रूप में एक बार दोबारा से आया है क्वेश्चन। अगर हम 2019 के आधार पर 2021 आधार वर्ष परिवर्तन करते हैं तो ये भी क्वेश्चन हमने दोबारा से कर रहे हैं एक रिवीजन के रूप में। तो आप देख सकते हैं जो करंट जिसको आधार वर्ष हम परिवर्तन करेंगे तो 2021 का 125 इंडेक्स नंबर है तो अपॉन 2021 का इंडेक्स नंबर 125 तो सब में अपॉन 125 कर देंगे। और जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है वो ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में और हर के रूप में लिखेंगे जो हमने श्रृंखला परिवर्तित करनी है। तो ये आपका न्यू इंडेक्स कैलकुलेट होकर आ गया है। अगर कोई श्रृंखला पहले से चल रही है इंडेक्स नंबर की और उसको अगर चेंज करना है तो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। बस केवल ये देखना है कि जो श्रृंखला हमारी परिवर्तित हुई है उस साल का इंडेक्स क्या था और कितना गुना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ओल्ड इंडेक्स नंबर चला आ रहा है और दूसरा न्यू इंडेक्स नंबर अगर शुरू करना है तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और मैं आसानी से समझा सकता हूँ एक और एग्जाम्पल है इसका। तो ओल्ड इंडेक्स नंबर आप देख सकते हैं 2018 में 300 तक पहुंच गया था और वो नई श्रृंखला का जो सूचकांक है वो 100 है 100 है। यानी कि तो अब आप देख सकते हैं 3 गुना इससे था तो 3 गुना से यानी कि 3 गुना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी इंडेक्स थे आपके ये न्यू श्रृंखला के ओल्ड 300 पे चल रहा था तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ये स्रोबंधन श्रेणी श्रृंखला की कैलकुलेशन हो सकती है। तो आप देख सकते हैं 100 इंटू 3 300 आ गया, 108 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 125 आ गया, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 330 आ गया। इस तरीके से देख सकते हैं 2026 तक ये इंडेक्स नंबर आपका कैलकुलेट हो गया है। अगर हम सूचकांक में अभिस्फीति की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ रियल इनकम तो 2023 में किस तरीके से करते हैं और एक नॉमिनल इनकम, क्योंकि महंगाई के कारण हमें दिखता तो है कि सैलरी तो ज़्यादा प्राप्त हो रही होती है मगर उसकी जो क्रय शक्ति है वो कम होती चली जाती है। रियल इनकम वास्तव में कम हो जाती है मुद्रास्फीति के कारण। तो आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो रियल इनकम उसकी कितनी है। तो देख सकते हैं कि इंडेक्स के डिवाइड करने के कारण जो उसकी वास्तविक इनकम जो है यानी कि रियल इनकम 40,000 रुपये ही रह गई है महंगाई के कारण। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है गणना करने की। सूचकांकों में अब स्फीति की हम बात कर ही रहे हैं, फिर एक बार रिवीजन कर रहे हैं। फार्मूला क्या है उसका, रियल सैलरी बराबर रियल वेजेस बराबर मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अब हम एक सवाल हल करेंगे जिससे आसानी से हमारे और समझ में आएगा। तो वास्तविक कैलकुलेशन ऑफ रियल इनकम एंड रियल इनकम इंडेक्स, वास्तविक आय और वास्तविक आय सूचकांक की गणना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2020 से लेकर 2026 तक की प्रति व्यक्ति आय दे रखी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दे रखा है यानी कि निर्वाह व्यय सूचकांक दे रखा है। तो रियल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसको अंश में लिखा, हर में आपका जो इंडेक्स आ रहा है यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रहा है उसको हर में लिखा, अपॉन कर दिया, इंटू 100 कर दिया। तो रियल इनकम आपकी ये निकल कर आ गई कैलकुलेट होकर। पहले साल समान होगी बेस ईयर में और नेक्स्ट ईयर में ये कम होती चली जाएगी क्योंकि इंडेक्स यानी कि निर्वाह व्यय सूचकांक बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन करी हमने रियल इनकम की। इसके बाद रियल इनकम इंडेक्स कैलकुलेशन किया तो हमने इसके बाद देख सकते हैं कि 65/65 पहले साल 100 ही होगा, दूसरे साल भी देखा हमने कैलकुलेट करा। तो इस तरीके से हमारा ये इंडेक्स कैलकुलेट होता चला गया आपका। तो जो भी सूचकांक आएगा आप देख सकते हैं जो रियल इनकम है करंट ईयर की वो करेंगे और बेस ईयर 65 ही रखेंगे सब में। तो आपका ये इंडेक्स कैलकुलेट हो गया, रियल इनकम इंडेक्स आपका कैलकुलेट होकर आ गया। तो ये आ गया 73.8, यानी कि हमारी जो है इनकम रियल इनकम केवल 73.8% रही है। 2020 से 2026 में हमारी इनकम यानी कि इस सवाल के अनुसार घट गई है, क्रय शक्ति 73.8% ही रह गई है 2020 की तुलना में।
महंगाई भत्ता ज्ञात करना, तो महंगाई भत्ता इसी के आधार पर हम महंगाई भत्ता ज्ञात कर सकते हैं। महंगाई भत्ता ज्ञात करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस जो हमारे आपके जो कर्मचारी को दिया जाता है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो इस सूचकांक के आधार पर देख सकते हैं कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान में कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो फुल कंपनसेशन भी दे सकते हैं और पार्टली भी दे सकते हैं कंपनसेशन, आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति। तो इसमें एक सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे भारत सूचकांक और महंगाई भत्ते का परिकलन यानी कि कैलकुलेशन ऑफ वेटेज इंडेक्स एंड डियरनेस अलाउंसेस, तो आप देख सकते हैं एक कल्पित जो है उदाहरण है, इसके आधार पर देख सकते हैं खाद्यान्न हमारा है, वस्त्र है, ईंधन है, किराया और विविध तरीके की जो हमारी वस्तुएं हैं, उसके आधार पर इंडेक्स नंबर देखा हमने कितना कितना चल रहा है। इंडेक्स हमारा 350, 400, 150, 280 और 200 है। अब हम उनको वेटेज कितना देते हैं, तो भार लिखा हुआ है 50, 10, 5, 20, 15, इनको आपस में जो है देखा। इसके बाद हमने आर यानी कि पहले वाला इंडेक्स और वेट उसका मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 350 को 50 से करा, तो आप देख सकते हैं जो आपका ये 5वां कॉलम है, तो इसमें आर इंटू डब्ल्यू लिखा हुआ है, इनका फिर योग कर लेते हैं, वो कहलाता है सिग्मा आर डब्ल्यू। और आंशिक क्षतिपूर्ति में जो है उसको भी देखेंगे हम कैलकुलेट कर कर कि कितनी आएगी। आंशिक क्षतिपूर्ति में यानी अगर 50% दे रहे हैं तो उसकी किस में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर हम इसमें यहाँ लिख लेते हैं। तो अब हम बात देखते हैं इसमें पहले, सबसे पहले पूर्ण क्षतिपूर्ति में 30,850 ये टोटल आ रहा है अपॉन 100, तो यानी कि 308.5% इसमें आपकी महंगाई हो गई है, तुलना में क्षतिपूर्ति की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ 308 बट्टे माइनस 100, तो यानी कि 208.5 आ गई है। मूल्य वृद्धि जो ये कितनी हुई है, क्योंकि 100 बेस हमारा वो होता है, तो हम देख सकते हैं कि 208.5% वृद्धि हो गई, अतः महंगाई भत्ता 208.5 होगा। अब आंशिक क्षतिपूर्ति की बात करते हैं तो 25,500 आया आपका ये, 25,500 में आया आपका ये। इसके बाद डिवाइडेड बाई 100 तो 255 आया इसमें, तो यानी कि तुलना में 155% जो है महंगाई आपकी जो है मूल्य वृद्धि हो गई है, यानी कि महंगाई भत्ता 155% की वृद्धि इसमें हुई है। एक नए और एग्जाम्पल के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द 3 ईयर टेकिंग द एवरेज प्राइस मेथड, तो औसत मूल्य के आधार पर भी देख सकते हैं आपका। तो पहले क्या औसत मूल्य था, 10 किलो जैसे अनाज मिलता है प्रति किलो के रेट के हिसाब से, तो 8 रुपये किलो मिल रहा है या 6.7 किलो। तो ये देख रखे हैं कि गेहूं का रेट पहले साल क्या है, कितनी मात्रा मिल रही है 1 रुपये में। फिर इसमें देख सकते हैं चावल की और ऑयल की, तो परिणाम जो प्रति रुपए में दिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे मूल्य में पहले प्रति कुंटल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं अब हम कन्वर्ट करके ये टेबल बनेगी हमारी, ये देखो हमने इसको कन्वर्ट किया। 1 कुंटल में 100 होते हैं, तो 100 के आधार पर में इसको कैलकुलेट कर लिया। एवरेज प्राइस कैसे निकाला आप देख सकते हैं, तीनों साल के प्राइस हमने जोड़े अपॉन 3 कर दिया, तो ये एवरेज निकल कर आ गया। चाहे गेहूं का हो, वीट का, राइस का हो या ऑयल का हो, तो एवरेज प्राइस निकाले। इसके आधार पर हमने देख सकते हैं कैलकुलेशन आधार वर्ष में ये लिख दिया हमने, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। इसके आधार पर तीनों को जोड़ करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो हमारा ये इंडेक्स आ जाता है। तो पहले साल का 75.5, दूसरे साल का 100 और तीसरे साल का 124.4 इंडेक्स नंबर आपका आ गया। इसी तरीके से हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करते हैं, तो सिग्मा पी क्यू और क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 कर सकते हैं। P1 का मतलब होता है करंट ईयर का मूल्य, P0 का मतलब बेस ईयर का मूल्य और Q0 हुआ बेस ईयर की क्वांटिटी। तो इसकी जरूरत पड़ती है मुद्रास्फीति मापन के लिए या पेंशन समायोजन के लिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना का एक संख्यात्मक उदाहरण दे रखा है हमने, आप आसानी से देख सकते हैं। बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, करंट ईयर का जो है प्राइस दे रखा है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर कर ये निकल आता है। तो आप देख सकते हैं कि 800 अपॉन 550, तो यानी कि 145.45, यानी कि 45.45% महंगाई बढ़ चुकी है। -100 कर पता चल गया हमें। तो एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं, 4 तरीके की ये चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें इसमें दिखा दी हमने। बेस ईयर और बेस शिफ्टिंग है, इन्फ्लेशन है और स्पाइसिंग है। अब फिशर के आदर्श सूचकांक की बात करते हैं, तो फिशर के आदर्श सूचकांक की गणना करने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखते हैं
फिशर का आइडियल सूचकांक जो है आपका फार्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब फिशर के आदर्श सूचकांक का परिकलन करना बहुत आसान हुआ, कोई इतना टफ नहीं है। तो उसमें कुछ नहीं होता, जैसे आइटम अगर दे रखे हैं, 5 वस्तुएं दे रखी हैं आपकी यहाँ, तो एक बेस ईयर का प्राइस होगा और एक करंट ईयर का प्राइस होगा। तो P1 और P0 या Q0 Q1 करके दिखाते हैं, तो बेस ईयर में P0 शब्द यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्राइस है P0 और Q0 यानी कि क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो सिग्मा P1 इस तरीके से देख सकते हैं, 4 कॉलम बनते हैं प्रोडक्ट के। सिग्मा यानी कि P0 की Q0 से गुणा कर देते हैं और P1 की Q0 से, P0 की Q1 से और P1 की Q1 से आपस में मल्टीप्लाई किया। ये फार्मूला हमने यूज़ किया और इसको अंडर रूट निकाल कर इसका जो है हमने कैलकुलेट कर इंटू 100 मल्टीप्लाई कर तो हमारा ये 139.8। तो आप देख सकते हैं यानी कि 2025 की तुलना में 2026 में प्राइस जो है 39.8% बढ़ गए हैं। तो फिशर का सूचकांक जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट में और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में दोनों को ही पूरा करता है। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि जो फार्मूला होता है फिशर का सूचकांक गणना करने के लिए, तो इसमें देख सकते हैं कि आप जो है इसका इस तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसको भी ध्यान रखना है। दूसरे पार्ट में क्या होता है, जस्ट इसका जो है ये फार्मूला आपका उल्टा हो जाता है। दूसरा पार्ट जो है पहले पार्ट का जस्ट दूसरा पार्ट इसका उल्टा है, यानी कि जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे चली जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। तो आंसर इसका आता है 1। तो ये कहलाता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है कि पहला पार्ट तो वैसे ही होता है। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो जो सिग्मा P0 Q1 आप देख सकते हैं, यानी कि सेकंड लाइन में जो पहले फार्मूले में दे रखा हो तो पार्ट 1 में, तो इधर आ जाता है 1880। देखेंगे आप ऊपर आ गया। इधर 1344 आपने देखा ये नीचे था, ऊपर आ गया है। 1880 वैसे ही रहा, फिर 1360 वैसे का वैसे ही रहा नीचे जहाँ जैसा था, और यहाँ 1900 नीचे आ गया है। इसको सॉल्व किया तो 1880 अपॉन बटे 1380, यानी कि समय और तत्व दोनों का परीक्षण ये पूरा कर लेता है। यह रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में और गुरु जम्बेश्वर में नहीं है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, फिर भी इसको हम बता रहे हैं। टाइम सीरीज में 4 फैक्टर होते हैं, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, मौसमी प्रवृत्ति, चक्रीय और अनियमितता। तो चारों को मिलाकर जो है हम टाइम सीरीज का एनालिसिस करते हैं। टाइम एनालिसिस में की जरूरत क्यों पड़ती है आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइम सीरीज के संगठक जो होते हैं वो ट्रेंड होता है, सेशनल होता है, चक्रीय होता है यानी कि, और इसके बाद होता है अनियमित या यादृच्छिक, उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसमें। उसमें अनियमित रूप से ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब समय श्रृंखला का विघटन, तो इसको ट्रेंड के रूप में दिखाते हैं टी से, सेशन को एस से और अपशिष्ट या आर से दिखाते हैं। तो फार्मूला बनता है इसका, योग विधि का अगर मॉडल यूज करते हैं तो y बराबर टी प्लस एस प्लस आर, मल्टीप्लिकेशन में ये इंटू हो जाते हैं यानी कि टी इंटू एस इंटू आर। एडिशनल में प्लस होते हैं मॉडल में, और मल्टीप्लिकेशन मॉडल में मल्टीप्लाई होता है। की कंपोनेंट, तो जो आपके ये प्रमुख अपघटक विधियां हैं इसकी आप देख सकते हैं, क्लासिकल है, एसटीएल है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो मॉडल हैं किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आज की तारीख में कंप्यूटराइज सिस्टम में पाइथन और आर भी इनकी आसानी से गणना कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है कि चल औसत विधि में कुछ आधार पर हम औसत निकालते हैं, उनके सूचकांकों के आधार पर या मूल्यों के आधार पर। जैसे मूल्य ली हमने तो 3 वर्ष ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जिसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है डाटा 5 वर्षों का दे रखा है, तो यहाँ 3 वर्षों के आधार पर हमने औसत मूल्य लिखे हैं। तो 3 वर्षों का यानी कि 3 वर्षों के मूल्य लिखे, 10 12 16 अपॉन 3 कर दिया, तो ये आपका एवरेज प्राइस आ गया। तो इस तरीके से देखते हैं दूसरे साल का प्राइस में निकालने के लिए 12 16 14 लिख दिया, तो ये आपका एवरेज प्राइस आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अवधि चल औसत आधार पर क्या क्या होती है, और इसको हम
टेबल के आधार पर, इसके डायग्राम के आधार पर दिखा सकते हैं और अगले आगामी का अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में हमारी क्या प्रवृत्ति होगी, ट्रेंड क्या होगा। न्यूनतम वर्गरीति में देख सकते हैं आप, न्यूनतम वर्गरीति में हमारे पास 6 वर्षों की गणना दे रखी है, वैल्यू दे रखी है हमारी, तो वैल्यू के आधार पर देखा हमने, तो आप देख सकते हैं इसका जो अंतर है इसका स्क्वायर करते हैं पहले अंतर का, और फिर इसको जो है एक्स और वाई, यानी कि वाई वैल्यू जो दे रखी है इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये जो आपका आसानी से गणना आपको ये फार्मूले में पता चल जाएगा। ठीक है, ये कैसे की है तो आप देख सकते हैं, जिसमें हम सवाल बता दे रहे हैं। औसत चल विधि में एक एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 वर्षों का दे रखा है, 3 वर्षों के आधार पर हमने गणना करी है, तो पहले साल डैश हो जाएगा, दूसरे साल डैश हो जाएगा, तीसरे साल तीनों को मूल्य को जोड़ा हमने, डिवाइडेड बाई 3 करा तो 110 आ गया। चौथे साल देखा हमने, 3 मूल्य लिखे हमने, पहले साल का छोड़ दिया 100, और उसके बाद जो है तीनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाई 3 करा 123.3। फिर 5वें साल पहले और दूसरे वर्ष को छोड़ दिया, छठे साल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर को छोड़ दिया, और 7वें साल 1 से लेकर 4 साल को छोड़कर 5, 6, 7 साल को जोड़ा और डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो 146.7 आ गया। इसके बाद है लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्गरीति, जैसे हमने बात करी भी थी, एक एग्जाम्पल है, अब इसको डिटेल से देख सकते हैं। जैसे 2019, 20, 21, 22, 23, तो ये सेल दे रखी है आपकी 22 माना, 10, 12, 15, 18, 20, तो इनका टोटल करा हमने 25 आ गया, 75 आ गया, 75। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए, 75/5 15 आ गया आपका। अब 15 के बाद इसको इसमें देखते हैं कैलकुलेट कर अब ये 26 कैसे आया अपॉन 10, इसकी हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस आगे देखते हैं, ट्रेंड माने की कोड कर लिया हमने, ये 0 माना हमने, 0, -1, -2, और इधर +1, +2, इनको आपस में फिर मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर किया हमने, 4, 1, 1, 4, तो आप देख सकते हैं इसमें से आगे y की और t की कोडिंग की जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन करा, 20, इसका 12 × 1 12, इधर 18 × 1, इधर 20 × 2, तो 40, यानी 26 हमारे आ गया, 26/10, तो 2.6 आ गया। फिर फार्मूला बना आपका 15 + 2.6 t। अब फार्मूला आप देख सकते हैं, फोरकास्ट जो निकलेगी आगे के वर्ष के लिए 24 के लिए किस तरीके से निकालेंगे हम, 15 + 2.6 ब्रैकेट में 3 इक्वल आपका ये आ गया आपका, क्योंकि T3 चल रहा है पूर्वानुमान के लिए। अब आप देखते हैं आगे किस तरीके से आप देखेंगे, +1 +2, तो इसका मतलब सीधी सी बात है T3 होगा तीसरे साल के लिए, तो 15 + 7.8 बराबर 22.8 आपका ये पूर्वानुमान हो गया 2024 के लिए। आपका ये सिलेबस खत्म हुआ, धन्यवाद। जो लाल रंग के कलर के टॉपिक हैं ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में नहीं है। धन्यवाद आपका। यह वीडियो केवल परीक्षा में रिवाइज करने के लिए है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विद्यार्थी पहले से अध्ययन कर चुके हैं सब विषय के, उसको केवल रिवाइज करा जा रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आपको देखने मिल सकें। धन्यवाद।